हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं वो बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका सीटेट का पेपर जो होने वाला है जनवरी में 2024 में, उसके लिए मैं आज यहां पर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं यहां पर पूरा पेपर का आज डिस्कशन करने वाली हूँ, वो भी बाल विकास सब्जेक्ट के बारे में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस 2019 के पेपर में क्या क्या चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट जो हमें समझनी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और बहुत ही ध्यान से शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ऐसे क्वेश्चंस है ना कि अगर इन क्वेश्चंस का एक बार आप पैटर्न समझ गए तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप सभी से हाथ जोड़कर ये भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है, तो ये कहता है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर सही पूछा है और कभी कभी सही नहीं है ये पूछता है, तो दोनों ही टाइम में क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव पूछ रहा। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर। और ऑप्शन क्या कहता है इस क्वेश्चन के लिए। पहला ऑप्शन कहता है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। दूसरा है मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक संबंध है और दोनों मानव के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। डी कहता है व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। तो इन सभी रीजन्स में से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, मानव विकास के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, यानी आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण का भी रोल होता है, इसकी भी भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो भूमिका की बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में, तो फिर हम हमेशा याद रखेंगे कभी भी आनुवांशिकता और पर्यावरण को अलग नहीं बल्कि एक साथ यहाँ पर काउंट करेंगे। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में। पहला ऑप्शन इसके लिए कहता है क्या होता है प्रगतिशील कक्षा में, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को इस रूप में दोहराया जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। और डी ऑप्शन कहता है विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्रगतिशील जो कक्षा होगी, प्रोग्रेसिव जो लर्निंग होगी, उसमें क्या होता है, तो उसमें विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। यानी कि आपका यहाँ पर विद्यार्थी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आप विद्यार्थी को ही यहाँ पर सर्वोपरि रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या चीज़ शामिल है, तो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए केवल संकलनात्मक आकलन। दूसरा कहता है ना तो संकलनात्मक ना ही संरचनात्मक। थर्ड ऑप्शन कहता है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक भी और संकलनात्मक भी। और डी कहता है केवल संरचनात्मक। तो जब भी हम बात करते हैं सीटेट के पेपर में, तो कभी भी केवल वाला ऑप्शन तो कभी सही होगा ही नहीं, केवल वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन रूल लगाते हैं, यानी जो गलत है उस ऑप्शन को पहले कट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो पूरा बाहर ही हो गया। पहला ऑप्शन भी बाहर हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब आपके पास 50-50 यानी कि दो ऑप्शन बचे हैं, तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो दोनों को देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि दोनों ही नहीं और यहाँ कह रहा है दोनों। तो आप जानते हैं सतत और समग्र मूल्यांकन, सतत का मतलब लगातार, समग्र का मतलब पूरा।
तो पूरा मूल्यांकन और लगातार जो मूल्यांकन करते हैं उससे हमें किसकी जानकारी मिलेगी। दोनों तरीके के जो आकलन हैं वो दोनों ही तरीके के आकलन यहाँ पर हो जाएंगे। आकलन का मतलब असेसमेंट, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए क्या है, तो आकलन की इंग्लिश होती है असेसमेंट। तो यहाँ पर जो असेसमेंट होगा वो दोनों ही प्रकार का होगा, स्ट्रक्चरल और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें यहाँ शामिल हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं उसे क्या कहते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा को, इन सारी चीज़ों को विकसित करते हैं जो समाज में उनको जिम्मेदार और क्रियाशील बनाती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, समावेशन कहेंगे, मुख्य धारा से जुड़ना कहेंगे, विभेदीकरण या समाजीकरण। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा, ये एक परिभाषा है जो रोजेनबर्ग ने दी थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाजीकरण की ये क्या है, तो परिभाषा है। तो ये जो पूरा है वो समाजीकरण करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ये समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से लिया गया क्वेश्चन है। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। थर्ड कहता है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और डी कहता है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की उनकी अपनी योग्यता है, शक्ति है, उसके अनुसार ही वो कार्य करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले हम गलत उत्तर को एलिमिनेट कर लेंगे। तो सी वाला तो होगा नहीं क्योंकि केवल की बात की गई है। समावेशी कक्षा है तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो सभी को साथ में लेकर जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमेशा राइट होगा। कभी भी जैसे समावेशी वर्ड आता है आप उस समावेशी वर्ड से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि सभी बच्चे, चाहे वो मंद हों, धीमे हों, तेज हों, सबको एक साथ लेकर चलने की जो बात है वो यहाँ पर कही जाएगी। तो जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वो यह हो जाएगा कि यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता है और वो उसी के अनुसार शक्ति का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये बात समझने की कोशिश करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और अधिकतर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी पैटर्न में आ रहे हैं। इस पैटर्न को आप ध्यान से समझिए कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। इतने लक्षण दिए गए हैं, उसके बाद पूछा गया है कि यह किसके सूचक है। तो पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन कौन सा, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या फिर पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो इतनी लक्षण उसके विद्यार्थी के अंदर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 1 कहता है ये सारे किसके सूचक हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। फिर दूसरा कहता है अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के। तीसरा मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी और चौथा है एक स्वलीन विद्यार्थी। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर पढ़ने में चिंता, तो बच्चे को क्या है, आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। शब्द अक्षर को नहीं पहचान रहा तब भी उसको विशेष आवश्यकता है। शब्दावली कौशल उसके अंदर निम्न स्तर की है, पढ़े हुए पाठ को समझ नहीं पा रहा, याद करने में दिक्कत है। तो फिर ऐसे सारे बालक को हम किसके अंदर रखेंगे, नीड यानी आवश्यकता वाले बालक। तो अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी आएंगे लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सजग रह के आंसर को टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन यहाँ रीड करते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। यानी एक बालक है और उससे बार बार कहा जा रहा है कि आपके जो समाज के लोग हैं वो बहुत ही नीची शिक्षा यानी निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और इसे रूढ़िवादिता एवं परिमाण
एक रूढ़िवाद आशंका को प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, यानी ये जो रूढ़िवादिता है, ये जो परिणाम है, तो इसको कम करने के लिए, इसकी आशंका को कम करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को। तो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करें। दूसरा कहता है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य कार्य में शामिल होने की सलाह दें। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी और उदाहरण को प्रस्तुत करें, या फिर इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा कर दें। तो हमने आपको बताया एलिमिनेशन रूल लगाना है। तो जहाँ पर आप बच्चे को कह देंगे कि इन सब से कोई चीज़ मतलब नहीं है, इसको अनदेखा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पहले तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर पढ़ाई छोड़कर बच्चे किसी अन्य कार्य में, नहीं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक तो प्रतियोगिता वाला, दूसरा रोल मॉडल वाला। बात तो दोनों सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, आपको हमेशा सीटेट के पेपर में ये चूज़ करना होता है। तो आप देखेंगे कि जब आप सभी वर्गों के बच्चों के लिए, सभी चाहे वो किसी भी वर्ग से रिलेट करते हों, उनके बीच में जब प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे, तो प्रतिस्पर्धा कराएंगे, तो वो बात यहाँ पर सबसे अच्छी होगी और सभी बालक के अंदर क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता की भावना कि हाँ वो भी मेरे बराबर क्या कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बहुत ही सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अगर एक शिक्षिका की बात करें, सृजनात्मक विद्यार्थी मतलब क्रिएटिव चाइल्ड है, तो उसको किस प्रकार से वो प्रोत्साहित कर सकती हैं। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। थर्ड है कि विद्यार्थी को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित और अपसारी चिंतन पर बल। तो ये चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन रूल लगाएंगे, तो जोखिम लेने एवं चुनौतियों सामना करने से हतोत्साहित, तो बच्चे को आप कभी भी हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। फिर अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन नंबर बी है या फिर डी है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, पहला डी है अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब हो गया कि जो चिंतन है उसमें क्रिएटिविटी कम हो जाए, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट पे बिल्कुल भी यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग पे नहीं जाना, बल्कि हम हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझते हैं क्रिएटिव चाइल्ड के लिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी अब सारी चिंतन भी गलत हो जाएगा। तो सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि अनेक परिप्रेक्ष्यों में बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करें और उनके मूल जो विचार हैं उनको हम सुने और उनकी इम्पोर्टेंस को समझें। तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षिका को बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। पहला ऑप्शन, बच्चों को पढ़ने के लिए विपरीत करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा। दूसरा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। सी है विषय वस्तु तथा बच्चे के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। और डी कहता है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम पहले एलिमिनेशन रूल लगाएंगे, तो जो केवल वाला है, केवल निर्देश ही देते रहेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षण की संख्या बढ़ा देंगे, यानी बहुत ज़्यादा टेस्ट ले लेंगे, ये बात भी गलत हो गई। फिर बात करते हैं पुरस्कार, यानी पढ़ने के लिए बार बार उसको पुरस्कार देंगे, तो ये मेथड भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये बात भी गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि विषय वस्तु और बच्चे के संपूर्ण कौशलों को यहाँ पर अधिगम के प्रति उसका सच्चा सरोकार रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन क्रियात्मक अनमयता एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण का कि एक ही आयाम में सीमित रहना, यह माँ होगा। और साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्य में विभाजित करना। डी कहता है समाधान के मूल्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का, तो जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण में एक ही आयाम में क्या रहे, तो सीमित रहे, ये आपका क्या है, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन, क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा कि एक शिक्षक समावेशी कक्षा है और यहाँ पर जो विशेष योग्यता वाले जो अधिगमकर्ता बालक हैं उनकी आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करें। दूसरा है अत्यधिक लिखित गृह कार्य तथा उनके उत्तर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नकल करने पर दबाव डालें। सी कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करें। और डी कहता है कि आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करें और अभ्यास एवं रटने पर बल दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी अभिरुचि को जानने की कोशिश करेंगे, उनको गृह कार्य में अत्यधिक वर्कशीट देंगे या फिर उनको बाहर कर देंगे क्लास से। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बच्चे को कभी भी आप गलत वे में नहीं ले जा सकते। तो पहली बात तो क्लास से बाहर जाने वाली बात गलत हो गई, बार बार डांटेंगे ये भी गलत हो गया, और उनको गृह कार्य बहुत अधिक देंगे ये भी गलत हो गया। उनसे बात करेंगे बच्चों से और उनकी समस्या को जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो सीरीज़ है 2019 का प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि क्वेश्चन पेपर है ये, तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश की ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुबंधन आवश्यक है, दंड आवश्यक है, यंत्रवत याद करना या विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वो ज्ञान की संरचना के लिए, स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी बच्चे पहले से कितना जानते हैं ये बात इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बच्चों ने घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं और इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचार एवं सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए, यहाँ पर अन नहीं लिखा है। थर्ड है, बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि यह विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करेंगे। डी कहता है संवाद के द्वारा इन उदाहरणों को चुनौती देंगे। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो खारिज कर देंगे तो गलत हो गया। बच्चों के विचारों को अनदेखा करेंगे, यहाँ पर अन नहीं लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये भी बात गलत हो गई। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर और उनको बार बार डांटेंगे, हस्तक्षेप करेंगे तो बात गलत हो गई। संवाद के द्वारा यानी बातचीत के द्वारा हम बच्चों को इन अवधारणाओं के लिए चुनौती दे सकते हैं ताकि वो अपना आगे सुधार करें। तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है।
क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा पढ़ते समय। और पहला ऑप्शन है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, दूसरा संवाद एवं परिचर्या, तीसरा है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, और डी कहता है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए वो यही हो जाएगा, यहाँ पर कि बच्चे को दोहराने के लिए कहेंगे। तो ये बात तो गलत हो गई, आप बच्चे को याद करने दोहराने ये सारी बातें नहीं कह सकते। तो यहाँ पर नहीं ही तो पूछा है, यानी नहीं है, तो ये बात नहीं है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों के सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसके लिए क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि 2 और 3। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, और 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, और यहाँ से जो है वो पहला सेंटेंस शुरू हो गया। विद्यार्थी की अभिरुचि ये आपका पहला हो गया, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य ये आपका दूसरा हो गया, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति ये आपका तीसरा हो गया, और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ ये आपका चौथा हो गया। ये आपके सारे स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में से कौन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 कहता है 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 कहता है 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर 4 कहता है 1 और 2 सही। तो प्रश्न नंबर 16 के लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये चारों बातें क्या हैं तो सही हैं। पहला भी सही, दूसरी बात भी सही, तीसरी भी, चौथी भी, ये चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पहला ऑप्शन है सार्थक ज्ञान की संरचना का महत्वपूर्ण पहलू। फर्स्ट ऑप्शन कहता है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, दूसरा है पुरस्कार एवं दंड, तीसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, और चौथा है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। तो इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है तो जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसे गतिविधि से संबंधित नहीं है, यानी कि जो वो बार बार कर रहा है उस प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो आपको बताना है, और इसके लिए ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, दूसरा है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, तीसरा है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, और डी कहता है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संज्ञान और संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध है? पहला ऑप्शन एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, दूसरा है एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं, दूसरा है द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, और डी कहता है कि दोनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्या है तो संबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? पहला ऑप्शन अमूर्त रूप से सोने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, दूसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचने को प्रारंभ कर देते हैं, सी कहता है कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है,
डी कहता है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज़ी से होती है। तो इन चारों ऑप्शंस में से मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता है क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से, मूर्त का मतलब जो सामने दिख रहा है, अमूर्त जो सामने नहीं दिख रहा, मूर्त का मतलब जो सामने दिख रहा है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है। पहला ऑप्शन कहता है प्राथमिक एजेंसी, दूसरा मध्य एजेंसी, तीसरा द्वितीयक और चौथा है मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो परिवार की बात करें तो पहला एजेंसी है परिवार पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या समझते हैं आप। पहला ऑप्शन है इसके लिए समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, उन्हें सभी बनाना होता है, यानी कि दुष्ट रूप में होता है और उनके बारे में। तो यह थर्ड कहता है यह बच्चे सोने की शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। डी है कि यह विभिन्न सांस्कृतिक सार्वभौम रूप से समान है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, सार्वभौम रूप से ये क्या है तो समान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जेंडर भूमिका कहेंगे, जेंडर पहचान, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता के घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिंगत वीडियो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो माता कुछ और कार्य में संलग्न रहती है और यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बताता है, या फिर जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो यही होगा कि ये क्या करता है तो जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म कर रहा है, यानी कि घर के काम कौन कर रहा है, यहाँ पर पिताजी कर रहे हैं और माता कुछ बाहर का कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर ये क्या है तो जेंडर वाइजनेस को ख़त्म करने के लिए, रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अगला बात करते हैं यहाँ पर विगोस्की नहीं बल्कि वाइगोस्की होगा, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, मात्रा हटा के यहाँ पर वाइगोस्की हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, यानी बच्चा जब किसी से सहयोग लेकर आगे बढ़ता है तो उस चीज़ को वाइगोस्की की थ्योरी में क्या कहा गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है पाण या ढांचा जिसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं। थर्ड है अंतः व्यक्ति निष्ठता या फिर खोजपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाढ़ या ढांचा, यानी किसी की हेल्प से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको पाढ़ या ढांचा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है नूर विद्यालय, क्वेश्चन नंबर 26 है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और यह कहते हुए तान्या से कि लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि मैंने कल तुम्हारे साथ किया था। और लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किसके अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन आज्ञा पालन, पूर्व परंपरागत, पर्व नहीं है पूर्व है, इसको ठीक कर लीजिएगा। दूसरा है अच्छा होना परंपरागत, तीसरा है आदान
प्रदान परंपरागत, और डी है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। यानी ये जो मतलब यहाँ पर टाइप दिए थे उन्होंने, उनमें से किसके अंतर्गत ये आएगा। तो यहाँ पर नूर जो है वो आदान प्रदान, यानी कि आज तुम हमें खाना खिला दो, कल हम आपको खाना खिला देंगे, ये वाली बात है, तो आदान प्रदान परंपरागत में आएगा, कन्वेंशनल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 27, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पियाजे, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा बेंडूरा, चौथा कोहलबर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइगोस्की। तो वाइगोस्की साहब क्या हैं, तो सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक के इन दोनों का इन्होंने थ्योरी दिया, तो इनको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के ग्रेड होगा, यहाँ पर ग्रेड 6 से 8 के शिक्षकों को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। दूसरा कहता है कि एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्ति सामग्री, यहाँ पर केवल आ जाएगा वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, एलिमिनेशन रूल लगा लेंगे। और अगले ऑप्शन की ओर, अगले में भी केवल लगा है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, गलत हो गया। तार्किक बहस के प्रयोग हतोत्साहित, तो हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हुआ, तो ए सही हो जाएगा। ऐसी समस्या प्रस्तुत करेंगे जिनमें बच्चे की तर्क की आधारित जो क्षमता है वो बढ़े, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। आइए चलते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी आपके फ्रेंड लोग अवेलेबल हों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेष आवश्यकता हो सकती है। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। पहली बात, उनके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं उनको किस विशेष आवश्यकता की जरूरत हो सकती है। पहला, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। दूसरा, संगीत में अभिव्यक्ति की आवाज़ के स्तर, ताल, यहाँ पर लाल नहीं बल्कि ताल होगा, ताल एवं सौंदर्य पर गुना को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा की योग्यता। थर्ड है पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। और 4 है ध्वनि, ताल एवं शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पैटर्न खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करना। ये तार्किक गणितीय बुद्धि इसके अंतर्गत आएगी। तर्क वाला तार्किक का तर्क से ही अर्थ निकल जा रहा है। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का आज का ये प्रैक्टिस सेट का आज के इस क्वेश्चन पेपर का ये 2019 का अंतिम प्रश्न है जो कि बाल विकास का था। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक, चौथा संवेदी चालक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये आपका निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत आएगा। इसके यानी निगमनात्मक जो तर्क है वो आप कब कर पाएंगे, तो इस अवस्था के बच्चे कर पाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर था बाल विकास का पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी भरी वीडियोज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए रेगुलर। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहे। और वीडियो कैसी लगी, समझ आया आपको ये प्रैक्टिस सेट कि नहीं, समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।